Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली सीनियर प्राची। गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनली गाइस आप लोग का वेट खत्म हुआ। सीएमए फाइनल के लॉ का पेपर एमटीपी पूरा फुल सॉल्व मैंने किया है और आप लोग के लिए गाइस मैंने लाया है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमटीपी, जो कि गाइस हमारा नंबर 1 यूट्यूब चैनल है जो पहली बार एमटीपी लाया है लॉ का सीएमए फाइनल का विद सोल्यूशन। फुल सोल्यूशन आ चुका है गाइस। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने सारे दोस्तों को बता दो कि एमटीपी का सोल्यूशन आ चुका है। और गाइस बने रहिए चैनल पे ताकि आपको सारे सब्जेक्ट के अच्छे से अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको पेपर पैटर्न बता देती हूँ। अगर आप नए स्टूडेंट और पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो और रिपीटर्स के लिए बता दूँ कि सेम पैटर्न है। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले हमारा पेपर 3 घंटे का होता है, उसके बाद 100 नंबर का पेपर होता है। हमारा पेपर कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? तो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी सी डी। ठीक है, सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू से डील करता है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 नंबर मिल जाएंगे अगर आपके सारे सही बने तो। ठीक है, तो आप फोकस करना कि आपके सारे सही बने। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि अ पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, मतलब कोई इंसान है जो डायरेक्टर नहीं बन पाया है इन जनरल मीटिंग में वो डायरेक्टर नहीं बन पाया है, तो फिर क्या वो नहीं बन सकता? तो मैम एडिशनल डायरेक्टर वो नहीं बन सकता। अगर वो जनरल मीटिंग में ही डायरेक्टर नहीं बन पाया है तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा कोई भी डायरेक्टर बनने के लिए। ठीक है, कोई भी मतलब एडिशनल डायरेक्टर बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद अ कंपनी शैल फर्निश अ रजिस्टर वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, उसको अपनी आरओ के बारे में बताना पड़ता है। किसको बताना पड़ता है मैम? रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। ठीक है, तो कितने दिन में बताएंगे गाइस? 30 डेज़ में। तो इसका मैं आपको बता दूंगा, इस 30 डेज़ हर मतलब अगर आप ना एग्ज़ाम में बैठे हो, आपको याद नहीं आ रहा कितने दिन में होता है, और अगर रजिस्ट्रार की बात है ना, तो गाइस मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि आप 30 डेज़ बेफिक्र होकर टिक कर देना। 99% टाइम यही आंसर होता है। ठीक है गाइस, तो प्रो टिप्स आपको मिलती रहेगी पेपर के दौरान, आप चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं। ऑल मनी पेबल बाय अ मेंबर, सारे पैसे जो मेंबर पे करते हैं टू द कंपनी को पे करते हैं। अंडर मेमोरेंडम आर्टिकल शैल बी ड्यू, मतलब वो किसके ऊपर कर्ज है? तो गाइस अगर मेंबर कंपनी को पे कर रहा है तो कंपनी के ऊपर कर्ज हुआ ना, तो कंपनी पे अपन को टिक करना है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मतलब जो आईबीसी है उसके अंदर वेयर एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड, जब हमको ज़रूरत है कि टाइम थोड़ा और बढ़ जाए। द कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो हमारी प्रोसेस चलते रहती है, सीआरपी बोलते हैं जिसको, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए कितने समय में? फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन जब वो चालू हो चुका है उसके बाद हमको एक्सटेंशन की ज़रूरत है तो कितना समय और मिलेगा? तो गाइस आपको एक्स्ट्रा 180 डेज और मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हु शैल हैव कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल की किसके पास कस्टडी हो सकती है? तो रजिस्ट्रार के पास होती है। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स वैसे भी रजिस्ट्रार के पास होती है, तो इससे आपको याद आ जाना चाहिए, अरे इसका आंसर तो रजिस्ट्रार है। ठीक है गाइस, टू होम शेल द लिक्विडेटिंग कंपनी नोटिफाई अबाउट द पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय द मेंबर, किसको लिक्विडिंग कंपनी बताएगी कि मुझे अपना मतलब रिजोल्यूशन पास करवाना है मेंबर से? किसको बताएगी वो? ऑब्वियसली गाइज वो रजिस्ट्रार को बताएगी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार के लिए काउंटेबल होते हैं बताने को। जैसे गाइज अगर आपको बाहर जाना है घूमो तो आप किसको बता के जाओगे? ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स को बताओगे कि नेबर्स को या रिलेटिव्स को बताओगे? मैम मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी। वैसे गाइज रजिस्ट्रार एक कंपनी का पेरेंट जैसा होता है जिसको वो सबको बताना पड़ता है, सब बात बताना पड़ता है उनको। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। द डिपोजिशन ऑफ विटनेस शैल बी रिकॉर्डेड इन फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो डिपोजिशन ऑफ विटनेस का फॉर्म होता है, वो कौन सा होता है पूछ रहा है, तो गाइस याद करना पड़ेगा, ये तो NCLT 7। तो चलो याद करते हैं। हम जो विटनेस है वो हमारे साथ है गाइस, साथ है हमारे साथ, 7 नंबर में वो हमारे साथ है। कौन साथ है मैम? हमारे विटनेस जो है वो हमारे साथ है, तब हम पक्का केस जीत जाएंगे। ठीक है गाइस, तो 7 है वो हमारे, इसलिए वो NCLT 7 होगा। होप गाइस आपको फॉर्म नंबर भी याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कौन? सेबी।
सेबी इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन 2015। 2015 में सेबी ने क्या लाया था, आईटीपी लाया था, उसको रीनेम कर दिया गया 2019 में 19 में। तो क्या नाम रखा गया उसका, तो उसका नाम रखा गया इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलो इसको भी गाइस याद कर लेते हैं सो दैट आपको भी ईजी हो। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आईटीपी लिखा है ना, आईटीपी तो आप तो गाइस कैसे याद करेंगे अपन आईटीपी का नाम, तो आईटीपी का नाम अपन ऐसे याद करेंगे कि इन्वेस्टर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो ये आई से गाइस और ये भी आई से है, तो आपको याद हो जाएगा कि आई वाला ऑप्शन ही टिक करना है, क्योंकि गाइस इंस्टीट्यूट ना इसमें और आपको दूसरा ऑप्शन आई वाला नहीं देने वाली। अगर ये एमसीक्यू आएगा तो यही पूरा सेम आएगा, अदरवाइज ये एमसीक्यू नहीं आएगा। तो इसका शॉर्टकट यही है कि आई वाला टिक करना है अपन को, बात खत्म। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्म ऑफ गाइस सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि गाइस ये तो आपको पता ही होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेगुलेशन का काम करती है वो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, तो एक कैसे होगा। ठीक है, चैरिटी वैरिटी का काम नहीं होता इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं है ये, क्योंकि अपन के लिए। ठीक है, तो ये सेल्फ रेगुलेटेड मतलब खुद से ही चलता है ये काम। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटेड आत्मनिर्भर है गाइस ये। ठीक है, फिर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो गाइस इंटरिम डिविडेंड का आपको याद है, प्रोविजंस पढ़ाया था मैंने। तो इंटरिम डिविडेंड में क्या होता है गाइस, इनमें से सही कौन सा पूछ रहा है। तो गाइस देखो सबसे पहले तो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर कैसे होगा, वहाँ तो एनुअल डिविडेंड होता है, ये वाला बिल्कुल गलत है। अपन को क्या पूछ रहा है, सही कौन सा है। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर। रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर, ऑब्वियसली डायरेक्टर ही तो रिकमेंडेड करेंगे, और कौन करेगा। अप्रूव बाय शेयर होल्डर, येस गाइस अप्रूवल ज़रूरी होता है, एकदम मैंडेटरी अप्रूवल तो। ठीक है, फिर एन इंटरिम डिविडेंड इज टिपिकली और 2 डिविडेंड गिवन आउट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी 2 डिविडेंड देती है। हाँ गाइस, ये बीच में मिलता अपन को साल के बीच में, तो 2 डिविडेंड तो हुआ ही। ठीक है, तो ये सेमी एनुअल बेसिस है क्या, हाँ गाइस, क्योंकि साल के बीच में देते तो ये सेमी एनुअल हुआ। तो इस हिसाब से गाइस ये दोनों ही सही ऑप्शन है, मतलब हमारा होगा बोथ 3 and 2 and 3। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डनरी बिजनेस एक्टिविटी लाइक डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जैसे गाइस ऑर्डनरी बिजनेस होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लाना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, ये 4 ऑर्डनरी बिजनेस होते हैं। फिलअप में भी कभी आ सकता है। तो क्या क्या होते हैं, डिविडेंड को डिक्लेयर करना, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, और क्या करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना। ये 4 काम मेन होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये चारों काम के लिए कितने % कंसेंट की ज़रूरत है, तो गाइस हमेशा याद रखना कि ऑर्डनरी बिजनेस में हम लोग को हमेशा OR पास करना पड़ता है। OR मतलब ऑर्डनरी रिजोल्यूशन, हमेशा ऑर्डनरी रिजोल्यूशन अपन को पास करना पड़ता है। और ऑर्डनरी रिजोल्यूशन का परसेंटेज कितना होता है, जो कि होता है 51%। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको याद भी रहेगा सारी चीज़ें। तो अगर आपको अच्छे से याद नहीं हो रहा है और अगर आपको नहीं आता है MCQs, तो अब 2 बार वीडियो को पक्का देख लेना, भूलना नहीं है। भले थोड़ा फास्ट में देख लेना, बट देख ज़रूर लेना, आपकी फ़ायदे की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब द डायरेक्टर ऑफ अ इन्फोर्समेंट वॉज इस्टेब्लिश इन ईयर, कौन से साल पे जमा था गाइस, तो ये 1956 में हुआ था, 1956। तो गाइस अपनी आज़ादी कब हुई थी, 1957 में हुई थी, तो उससे 1 साल पहले ये काम हुआ था। तो आपको ऐसे ही याद रखना कि आज़ादी 1956 में हुई थी, तो मेरे को 1 साल पहले वाला ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है गाइस, उसके बाद फिर द पीरियड ऑफ 180 डेज़, जो गाइस 180 डेज़ इंसॉल्वेंसी में कमेंसमेंट होता है, स्टार्ट होता है, तो वो कब से होता है, जिस दिन अपनी प्रोसेस स्टार्ट होती है। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है, इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी करने की जो प्रोसेस है वो जिस दिन से स्टार्ट होती है, उसी दिन से गाइस 180 डेज़ को अपन काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ठीक है गाइस, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपनी लिक्विडेटर में विद द सेंशन ऑफ ट्रिब्यूनल, तो जो कंपनी लिक्विडेटर है वो किससे सेंशन करवाएगा, ट्रिब्यूनल से सेंशन करवाने के बाद एक या एक से ज़्यादा क्या अपॉइंट कर सकता है वो अपनी ड्यूटी को बंटवारा करने के लिए। वो अपनी हेल्प के लिए किसको ला सकता है गाइस, CA, CMA, CS तीनों को ला सकता है वो, याद रखना ये बात। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। फिर से गाइस प्रो टिप का टाइम आ गया, 99% टाइम। अगर गाइस आपको नहीं आता है आंसर और अगर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो आई सजेस्ट कि आप उसको क्लिक करके आना। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नो इंश्योरर कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, मतलब जो भी हमारा प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग, उनमें से कोई भी नहीं करता। ठीक है, इंश्योरेंस कौन सा, लाइफ का और जनरल वाला।
शैल बी रजिस्टर अनलेस द मिनिमम पेड अप, कम से कम उनके पास इतना पैसा तो होना चाहिए, कितना, कम से कम 100 करोड़, कम से कम 100 करोड़ जो उनके पास मिनिमम पैसे होने चाहिए, तब जाके वो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स आर कवर्ड अंडर विच, कौन से एक्ट में डेरिवेटिव्स आएंगे गाइस, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। सेबी का नाम सुने होंगे ना, वही तो यार हेल्प करता है सब काम करने में इस टाइप की, तो सेबी होगा इसका आंसर। ठीक है, सेबी में डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये तो अपन एसएफएम में भी पढ़े हैं, आता ही होगा आप लोग को, नहीं आता तो याद कर लो, सो इजी। ठीक है, व्हेन अ कंपनी हुज शेयर आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कोई कंपनी है उसके शेयर जो है सारे लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, आउट ऑफ पब्लिक इशू ऑफ द सिक्योरिटी इट हैज़ टू लिस्ट सच इशू विथ स्टॉक एक्सचेंज, ऐसी लिस्टिंग का क्या नाम होगा। तो देखो गाइस, पहले हम सारे ऑप्शंस देखते हैं। इनिशियल लिस्टिंग का क्या मतलब होता है, जब फर्स्ट टाइम हमारी सिक्योरिटीज आती है पहली बार, बट यहाँ पर क्या लिखा है, हुज शेयर आर लिस्टेड, मतलब पहले से ही लिस्टेड है इनके शेयर्स, तो मतलब इनिशियल लिस्टिंग तो नहीं हो सकती। मल्टीपल में क्या होता है, बहुत सारे अपन, मतलब मल्टीपल लिस्टिंग का मतलब होता है जो ब्रोकर्स होते हैं ना, उन लोग रियल एस्टेट का जब लिस्टिंग करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मल्टीपल लिस्टिंग। तो गाइस वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पर। प्रेफरेंशियल लिस्टिंग में तो प्रेफरेंस शेयर्स की लिस्टिंग होती है, तो वो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स को होती है, तो गाइस वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा सही आंसर होगा लिस्टिंग ऑफ पब्लिक इशू, लिस्टिंग ऑफ पब्लिक इशू। ठीक है गाइस, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। FIPB, एफ से क्या होगा, फॉरेन, एफ से क्या होगा, फॉरेन, आई से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, आई से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, पी से क्या होगा, प्रमोशन, बी से क्या होगा, ब्रांड। हम करेंगे फॉरेन के इन्वेस्टमेंट को, ब्रांड को प्रमोट। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट का जो ब्रांड है उसको हम करेंगे प्रमोट। समझ गए, आगे। ऐसे कौन से प्रोस्पेक्टस है गाइस जो इनकम्प्लीट होते हैं नेचर में, खुद आधे अधूरे होते हैं। गाइस सुनाई दे रहा है मुझे, रेड हेरिंग सुनाई दे रहा है, हेरिंग, रेड हेरिंग, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होते हैं, खुद इनकम्प्लीट होते हैं, खुद में उनके पास इन्फॉर्मेशन रहती नहीं, हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, विच इज़ कंसीडर एज अ फर्स्ट मेजर स्टेप ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट का क्या था, तो गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेबी, सेबी बनाना ही गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम था ई गवर्नेंस के लिए। सेबी बन गया ना, अब सब सेट हो जाएगा। तो इसी के साथ गाइज हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, बहुत सारे, मतलब मैम पूरे 20 मार्क्स मिल गए गाइज। अगर आपको सारे आंसर्स आते होंगे तो 20 में 20 कॉन्ग्रेचुलेशन। तो गाइज अब हम लोग जाएंगे सेक्शन बी में। तो चलो गाइज सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is issued to director or employee of a company for consideration other than cash? मतलब क्या हम इशू करते हैं डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को कैश के बदले, बताओ। स्वेट इक्विटी शेयर्स, डायरेक्टर और एम्प्लॉय दिन रात बैठ के पसीना बहाते कंपनी के लिए, तो उनके पसीनों की कीमत बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है गाइस, देन स्टेट द डिफरेंस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। तो गाइस ये तो अपन पढ़े हैं, ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, 4 ठोक होती है। फिर से बताओ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, NCLT मतलब NCALT, यहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल का पूछ रहा है ना, NCALT का कौन है, सॉरी NCLAT, LAT, AT है लास्ट में। ठीक है, AT, ठीक है। तो AT वाले का क्या होगा, हमेशा याद रखना, एक चेयरपर्सन होता है, एक जो चेयर में बैठेगा, फिर 3 ठुक जुडिशरी मेंबर होते हैं, 3 जुडिशरी मेंबर हो गए और 2 टेक्निकल मेंबर हो गए, 3 जुडिशरी मेंबर हो गए, 2 टेक्निकल मेंबर हो गए। एक चेयर में बैठेगा, 2 जुडिशरी पर्सन, 3 टेक्निकल मेंबर, नहीं 3 जुडिशरी मेंबर, 2 टेक्निकल मेंबर। ठीक है गाइस, फिर से बोल रही हूँ, एक चेयरपर्सन, 3 जुडिशरी मेंबर एंड 2 टेक्निकल पर्सन। टिक। हाउ मच स्पेंडिंग करेंगे CSR में, गाइस CSR में कितना स्पेंडिंग करोगे मैम, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। वेरी गुड गाइस, आप लोग को तो पूरा याद है, कॉन्ग्रेट्स। अब आप लोग के नाम पे ही आएगी AR की डिग्री, मुझे पता है। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑपरेशनल डेट
अंडर आईबीसी। आईबीसी के अंदर ऑपरेशनल डेट क्या होता है गाइस, तो वो वाले डायरेक्ट डेट्स होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं। मतलब जो हमारे डेली ऑपरेशन में यूज़ आते हैं ना, उसका कोई कर्जा है तो उसी को अपन ऑपरेशनल डेट कहते हैं। ठीक है, फिर व्हाट डज सेक्शन 8 कंपनी ऑफ फेमा डील विथ। सेक्शन 8 जो फेमा का है वो किससे डील करता है, वो रियलाइजेशन एंड रिपार्टिएशन ऑफ फॉरेक्स से करता है। ठीक है, किससे करता है, रियलाइजेशन एंड रिपार्टिएशन ऑफ फॉरेक्स से करता है। ठीक है गाइज, तो आपको लर्न करना पड़ेगा गाइज जो चीज़ें याद नहीं है आपको। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शैल बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना % प्रॉफिट देना पड़ता है बैंकिंग कंपनी को जब उनको इंडिया में इनकॉर्पोरेट होना, उनको इंडिया में जन्म लेना है। तो उसके लिए गाइज उनको जन्म लेने के लिए कम से कम 25% अपने रिजर्व फंड में रखना है। अगर वो 25% अपने रिजर्व फंड में रखेगी तब वो हमारे इंडिया में आराम से जन्म ले सकती है। ठीक है, एज अ बैंकिंग कंपनी। What do you mean by सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो मैं सिर्फ सरफासियत का मतलब पूछ रहे कि आप उससे क्या समझते हो। तो गाइस इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्विजिशन और इस एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स करते हैं और फिर उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। मतलब सारे फाइनेंशियल एसेट्स को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, मतलब लेकर आते हैं और फिर उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। एक्वायर करते हैं एंड देन रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को। ठीक है गाइस, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स लिखे रहेगा, उसी को छापना है, एक्वायर करना फाइनेंशियल एसेट्स को और फिर उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना। ठीक है गाइस, तो आपको 2 वर्ड एक क्वेश्चन में से छाप देना है और एक एक्वायर बस करना है आपको। गाइस मैं ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ कर रही हूँ, सो दैट आपको याद रहे। एक्वायर करना है फाइनेंशियल एसेट्स को और फिर उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, यही उसका मतलब होता है। व्हाट शैल बी अनक्लेम्ड मनी ऑफ कंपनी लिक्विडेशन अकाउंट। तो गाइस अगर आपके पैसे कंपनी के लिक्विडेट होने के बाद उसके अकाउंट में रखा हुआ है तो वो पैसा कहाँ जाएगा, तो ऐसे वो गवर्नमेंट के जनरल रिजर्व में चले जाता है। मतलब कंपनी जो है उसके पास पैसे ज़्यादा बच गए जो कि कभी बचते ही नहीं है, बट बच गए तो वो जनरल रिजर्व ऑफ गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। गवर्नमेंट का जो जनरल रिजर्व है उसमें चले जाएगा उसका पैसा। ठीक है, नेम द डॉक्टरीन एक्सप्रेस द मैक्सिमा कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा एंड रिमोटा स्पेकुलेटर। ठीक है गाइस, तो ये अजीब सा जो नाम है उसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूँगी। देखो गाइस, एक एग्जांपल से समझना। एक बार क्या होता है कि एक दीवार रहती है, एक जो दीवार रहती है ना उसमें हल्की सी आग लग जाती है। वो आग को हम ठीक कर सकते थे या नहीं कर सकते थे वो बात तो अलग है, उससे पहले ही स्टॉर्म आ जाता है और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो फायर थी ना गाइस वो हमारी बाय प्रोडक्ट थी। देखो गाइस, आपको मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट समझता है ना, पहले वो समझो। देखो जब ना हम ऑयल बनाते हैं, राइस ब्रान ऑयल बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो चावल रहते हैं उससे तेल निकालते हैं और तेल निकालने का जो कचरा बच जाता है उसको ब्रान बोलते हैं और जो राइस रहता है उससे ऑयल निकल जाता है। तो ऑयल अलग हो जाता है, ब्रान अलग हो जाता है। तो जो ऑयल है उसको निकालने के लिए आपने ब्रान निकाला है, ब्रांड नहीं निकालना था, वो तो अपने आप निकल गया। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा लो ताकि आप थोड़ा और अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। मौसम्बी का जूस, ये तो सब पिए हैं, देखे हैं, वो सब देखो भाई। जब मौसम्बी का जूस निकलता है तो अपन 1 ग्लास जूस बनाते हैं या फिर 1 कटोरा कचरा निकालने के लिए बनाते हो? आप बताओ, आप कचरे के लिए जूस बनाते हो या जूस के लिए जूस बनाते हो? मैम आप पागल जैसी बातें क्यों करते हो? ऑब्वियसली जूस पीना है हमको, इसलिए हम जूस बना रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आपका मेन प्रोडक्ट जूस हुआ और जो कचरा है वो आपका बाय प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, वैसे ही जब वॉल जली तो वो ठीक हो सकती थी, तो वो आपका बाय प्रोडक्ट हुआ। पर जो स्टॉर्म से पूरी बिल्डिंग गिर गई वो आपका मेन प्रोडक्ट हुआ। ज़्यादा बड़ा भारी नुकसान किस में हुआ? बिल्डिंग में हुआ। पूरी बिल्डिंग गिर गई, बस एक दीवार में आग लगी थी। आपके पास कौन सी पॉलिसी थी? मैम मेरे पास फायर इंश्योरेंस थी। मैं गई फायर इंश्योरेंस वाले को कॉल की, देखो भैया हमारे यहाँ की दीवार जल गई, अब जल्दी से आके ठीक कर दो, पैसे दे दो मेरे। तो वो बोलेगा मैडम ज़रा दिखाना कौन सी दीवार जली। आप बोले दीवार देखो पूरी बिल्डिंग ही गिर गई मेरी, तो अब आप इसके पैसे दे दो, बस भरपाई कर दो आप तो मेरे बस नुकसान की। तो वो बोलेगा मैम आपकी जो दीवार है अगर वो सिर्फ ख़राब हुई रहती तो हम उसको ठीक भी करवा देते। आपकी पूरी बिल्डिंग गिर गई है, हमारे वजह से थोड़ी ना गिरी है, ना ही फायर की वजह से गिरी है, तो हम इसका कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं दे सकते आपको। तो गाइस इस डॉक्टरीन के अंदर यही कहा गया है कि अगर बहुत मेन कोई दूसरा नुकसान हुआ है तो गाइस ये कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि अगर फायर की वजह से थोड़ी बहुत जली थी तो वो तो बाय प्रोडक्ट हो गया, वो तो उस मतलब इतना बड़ा जो नुकसान है आपका सिर्फ फायर की वजह से तो नहीं हुआ, तो फायर पॉलिसी वाले आपको कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं देने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये डॉक्ट्रिन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते गाइस क्वेश्चन एंड आंसर्स में। तो गाइस क्वेश्चन एंड आंसर में देखो आपको सेक्शन सी दिया हुआ है, ध्यान से देखा। तो गाइस चलो सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। तो गाइस सेक्शन सी जो है उसमें अपन को पूरे 6 क्वेश्चन दिए हैं। 6 क्वेश्चन आर देयर इन सेक्शन सी एंड वी हैव टू अटेंड एनी 4 क्वेश्चंस। ठीक है, एनी 4 क्वेश्चन वी कैन अटेंड। अपने पास ऑप्शन है, हर क्वेश्चन में गाइस अपन को 2 पार्ट दिया हुआ है एंड दिस 2 पार्ट्स आर कंपलसरी। मतलब अगर आप क्वेश्चन 3 को डील करोगे तो आपको ये दोनों पार्ट को डील करना होगा, ऐसे नहीं कि आप कोई एक करोगे। तो गाइस मेरा एक सजेशन ये है कि आप अच्छे से पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना, हर पार्ट को पढ़ना एंड जिस जिस क्वेश्चन की दोनों पार्ट आपके बन रहे होंगे ना उसको ही अटेंड करना। अगर एक एक बन रहा होगा और अगर आप श्योर हो गए वो एक आंसर के साथ तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो गाइस। ठीक है, एकदम ज़्यादा चीज़ के लिए नहीं भागना चाहिए। अगर आप 60 तक ला पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड। मतलब सबको अटेंड करने के चक्कर में ऐसे नहीं कि फेल हो जाओ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो एकदम अच्छे से आता है उस पर फोकस करो पहले। ठीक है गाइस, तो गाइस मेरा क्वेश्चन अटेंड करने का मकसद ये है कि देखो मैंने क्या किया कि हर क्वेश्चन जो है ना गाइस उसके साथ मैंने पेज नंबर लिख दिया है जो कि हमारे मैथ का पेज नंबर है। मैं आपको मैथ से एक्सप्लेन कर दूँगी बिकॉज मैंने आंसर्स लिखा नहीं है, यहाँ पे प्लेस नहीं है। देखो गाइस इतनी सी प्लेस में मैं कितना आंसर लिखूँगी, इज देयर एनी प्लेस? 2 वर्ड लिखूँगी जगह भर जाएगा, पेज नंबर से ही भर गया देखो। ठीक है गाइस, तो दैट्स वाई मैंने आंसर्स लिखा नहीं है। और इसके पीछे एक और मकसद ये है गाइस कि देखो अगर मैं आंसर आपको बता दूँगी कि PDF में कहाँ पर है तो आप खुद जाके एक बार रेफर करके अच्छे से रीड कर सकते हो। और अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ तो आपके लिए डबल बेनिफिट है, आपको एग्जाम टाइम भी प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार यहाँ पे खोल के देखने का। ठीक है गाइस, तो चलो आप मेरे साथ मार्क करते जाना, अपनी बुक्स खोल लो। अगर आपके पास बुक है तो गाइस आपके लिए पेज नंबर गिवन है, और अगर आपके पास PDF है तो PDF का पेज नंबर भी गिवन है। तो गाइस मैंने दोनों का पेज नंबर मेंशन किया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है गाइस, तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। मतलब एक जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो चेंज होना चाहती है प्राइवेट में। सोचो इतनी बड़ी कंपनी है वो छोटी सी कंपनी बनना चाहती है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। PDF का पेज नंबर 23 है, तो मेरे पास PDF है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 23 लिखूँगी तो आ जाएगा। तो गाइस जो हमारी मैथ है उसमें से मैं आपको आंसर्स बताते जा रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करूँगी मैं, चलो मेरे साथ चलते हैं। तो गाइस चलो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस मैं आपको पहले बता देती हूँ कि क्वेश्चन आंसर कैसे फॉर्म में आने वाले हैं। तो सेक्शन सी जो है अपना वो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर डील करने वाला है गाइस। और जो सेक्शन सी रहेगा उसमें पूरे 6 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा। हर क्वेश्चन का मार्क्स 4 रहेगा। टेक ऑफ स्पेस है तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको बुक का रेफरेंस दूंगी पेज नंबर वाइज एंड आप अपनी बुक खोल के बैठ जाओ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो गाइज आप PDF डाउनलोड कर लो और फिर अपन लोग साथ पे डिस्कस कर लेते हैं। बुक से मैं सारे आंसर्स आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। एक कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी मतलब बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है गाइज, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा तो देखते हैं। पेज नंबर क्या दिया हुआ गाइज, ये वाला जो पेज नंबर है वो नॉर्मल पेज नंबर है आपकी बुक का, हार्ड कॉपी बुक का। गाइज अगर आपके पास बुक नहीं है तो PDF का पेज नंबर 23 खोल लो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सीधा 23 टाइप करेंगे। पेज नंबर 23 आ चुका है हमारा। अब अपन यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप ध्यान से सुनना। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। जो बड़ी पब्लिक कंपनी है वो छोटी सी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। एक पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है बाई पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। हमेशा याद रखना गाइस, जब भी कन्वर्जन का केस होता है बड़ी मतलब पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में तो स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर रहते हैं तो उनकी अप्रूवल लेने की ज़रूरत है हमको। दैट्स वाई वी हैव टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन जिसमें 75% लोगों की सहमति होनी चाहिए। अगर गाइस कोई भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर मतलब कोई भी आपके फैसले से स्वीकार नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, खुश नहीं है आपके फैसले से, तो वो क्या कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे कि ठीक है आप जा सकते हो करके। उसके जितने भी मतलब जो भी ड्यूज़ रहेंगे वो अपन क्लियर कर देंगे एंड उसको जाने का परमिशन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद पहला तो कंडीशन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है।
इसी के साथ साथ गाइस डिसेंडिंग वाला याद कर लेना, तो आपके लिए ईजी पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या करोगे गाइस, पब्लिक कंपनी जो होती है वो बहुत बड़ी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी होती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, ठीक है। तो जो क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि वो अपने फ्लोट नहीं कर सकती शेयर्स मार्केट में। बट गाइस पब्लिक कंपनी के तो मार्केट में ऑलरेडी शेयर फ्लोटेड है, तो हम वो जो फ्लोटेड शेयर्स है उसको अपन को प्राइवेट में करना है, मतलब अपन को रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है। मतलब क्या करना है, सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा। तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कन्वर्जन के टाइम हम वो सबको हटा देंगे पास करके स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है गाइस। और अपन मतलब पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती गाइस, इसका डिफरेंस आपको पता होगा, इंटरमीडिएट में भी था। तो अपन को चेंज करना पड़ता है। फिर अगर जो कंपनी है उसका इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो वो सब भी अपन को चेंज करना पड़ता है, ऑल्टरेशन करना पड़ता है आर्टिकल्स में, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वी हैव टू अल्टर द आर्टिकल्स, और उसके लिए अपन को अप्रूवल लेना पड़ता है ट्रिब्यूनल का, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे डील करते हैं ये भी आ गया होगा गाइस। ये वाली लैंग्वेज आपको लिखना है एग्जामिनेशन में जो बुक में दी है, दैट्स व्हाई आई हैड रिटन इन अपने माई आंसर शीट, ताकि क्योंकि डिफर हो जाता है ना फिर, इसलिए। तो आप समझ गए पहला क्वेश्चन ऐसे डील करना है। अब सेकंड देखते हैं, थर्ड का ही सेकंड है ना। डिस्कस द क्लासेस ऑफ अ कंपनी दैट आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ कारो। गाइस जो कारो होता है उससे कौन कौन सी कंपनी बाहर है, क्वेश्चन ये हम सब जानना चाहता है। तो गाइस बता देते हैं हम लोग, पेज नंबर क्या लिखा हुआ पीडीएफ का 98। तो गाइस हम लोग पीडीएफ के पेज नंबर 98 में आ चुके हैं। अब देखो इसमें अपन को क्वेश्चन में आंसर्स दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनी जो आउटसाइड द परव्यू ऑफ कारो है। तो फर्स्ट कंपनी गाइस बैंकिंग कंपनी है। बैंकिंग वो कंपनी होती है जो बैंकिंग एक्ट के अंदर है, तो गाइस वो कंपनी वहाँ पे चल रही तो उसको कारो में आने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई वो कारो के परव्यू से बाहर है। इंश्योरेंस कंपनी ये भी कारो के परव्यू से बाहर है। फिर जो सेक्शन 8 कंपनीज होती गाइस उनको उनका अलग से लाइसेंस मिलता है काम करने का, तो उनको भी बाहर रखा गया है। 1% कंपनी जो कि ओपीसी कहते हैं अपन, वो भी आउटसाइड द परव्यू ऑफ कारो है। स्मॉल कंपनी, तो गाइस ये सारी कंपनीज है, 6 कंपनी मैंने आपको बताया, फिर से मेरे साथ बोलो कौन कौन सी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, 2 तो याद हो गई एक जैसी है। सेक्शन 8 1% स्मॉल कंपनी, ठीक है। उसके अलावा कौन सी बची, उतनी 5 ही कंपनी है, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज को हम लोग कारो से बाहर रखे हैं। रीज़न भी दिया हुआ है इनका, क्योंकि इनका अलग से स्पेशल एक्ट है, दैट्स वाई दे आर वहाँ पर है उन लोग, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम स्मॉल कंपनी याद नहीं आ रहा क्या होता है, तो चलो याद कर लेते हैं। स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है वो एक्सीड नहीं करता 50 लाख से, वो एक्सीड नहीं करता, और मतलब इसको ऐसे समझो आप, 50 लाख से लेके वो रहता है 100 करोड़ तक, ठीक है। आपका जो टर्नओवर रहेगा स्मॉल कंपनी का, सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल जो रहेगा वो कितना रहना चाहिए, 50 लाख से लेके 10 करोड़ तक रहना चाहिए, ठीक है। और टर्नओवर कितना रहना चाहिए, 2 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे करके आप लिख लो बुक में, सो दैट आपको याद रहे। तो ये लिमिट्स होनी चाहिए स्मॉल कंपनी के केस में, ठीक है। अब कौन कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती, तो गाइस ये लोग होल्डिंग कंपनी जो होती है, सेक्शन 8 कंपनी जो होती है, और बॉडी कॉर्पोरेट जो होती है, ये तीनों कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती है। अब गाइज यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ वाली बातें करना है मुझे, आई होप आप समझ पाओगे, एकदम ध्यान से सुनना। कि अगर मैं कह रही हूँ कि स्मॉल कंपनी कारों में नहीं आएगी और स्मॉल कंपनी में होल्डिंग कंपनी नहीं आती है, तो इसका क्या मतलब है कि होल्डिंग कंपनी कैन कम अंडर कारो, ठीक है। अब अपन देखते हैं कौन सी, सेक्शन 8। अब गाइज हम क्या पढ़े, सेक्शन 8 कंपनी कारों में नहीं आ सकती और वो स्मॉल कंपनी भी नहीं हो सकती, मतलब वो कारों में अल्टीमेटली नहीं चाहिए। तो होल्डिंग कंपनी आएगी कारों में, सेक्शन कंपनी कारों में नहीं आएगी। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में कि मैम कारों में तो पढ़ाई थी कि होल्डिंग कंपनी नहीं आती, और एमसीक्यूज में पूछ दिया कि कारों में क्या होल्डिंग कंपनी आती है, तो यू हैव टू से यस आती है, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सक्लूजन जो है वो इसका इंक्लूजन बन जाता है। गहराई की बात है गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर जो गाइस बॉडी कॉर्पोरेट स्पेशल एक्ट वाली है, स्पेशल एक्ट वाली बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वही इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनीज हो गई, तो वो लोग स्मॉल कंपनी नहीं होती है। बट अपन को अलग से दे दिया है कि इंश्योरेंस बैंक तो वैसे भी नहीं आएगा कारों में, तो नहीं चाहेगा वो,
ठीक है, बट होल्डिंग कंपनी कारों में आएगी, सीधी सी बात। ठीक है, आगे द ऑडिटर ऑफ अ फॉलोइंग टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कमेंट। जो ऑडिटर्स हैं इन कंपनीज के, उनके पास अधिकार नहीं है कि वो कमेंट कर सके, कमेंट करने का अधिकार खो बैठे हैं वो। कौन सी कंपनी मैम? जो कि प्राइवेट कंपनी है, जिसकी कोई भी होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी इसका पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से कम का है, वो प्राइवेट कंपनी जो जिसका टोटल बोरिंग जो है वो एक्सीड करता है 1 करोड़ से ज़्यादा, और वो प्राइवेट कंपनी जिसका रेवेन्यू जो है वो एक्सीड करता है 10 करोड़ से ज़्यादा। तो ये सारी कंपनी के ऑडिटर जो है वो कारों के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, ये वाला पॉइंट उतना रिलेवेंट नहीं है बिकॉज क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा है, तो हम यहाँ तक भी लिख के आएंगे तो मोर देन सफिशियंट है। आप यहाँ तक लिखोगे, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना तो आप ये 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखोगे, मोर देन सफिशियंट है। अगर ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो एलोबरेट कर देना कि स्मॉल कंपनी क्या होती है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलो गाइज अपन चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है गाइज, थोड़ा केस स्टडी बेस्ड है, ध्यान से सुनना। तो चलो गाइज क्वेश्चन नंबर 4A देखते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन कंपनी लिमिटेड, एक इंफॉर्मेशन कंपनी लिमिटेड है, उसका मेमोरेंडम हमको दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन द कंपनी पावर टू सेल द अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी, मतलब हम कंपनी को सेल कर सकते किसी और कंपनी के साथ, ये वो पावर दिया गया है उसमें, विद आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव, उसका आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, कंपनी आर्टिकल ऑल्सो कन्फर्न अपॉन द डायरेक्टर पावर टू सेल एंड अदरवाइज डील विद प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। जो आर्टिकल है वो अधिकार देता है कि जो डायरेक्टर है उन लोग के पास पावर है कि उन लोग क्या कर सकते हैं, डील कर सकते कंपनी की प्रॉपर्टी के साथ। At a extraordinary general meeting of a company, member passed ordinary resolution for sale of asset on terms and authorization of director to carry out the sale। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बिठाई गई और उसमें बोला कि आप क्या करो, आप सेल कर दो बिजनेस को, बिजनेस के एसेट्स को, मतलब बिजनेस के एसेट्स को सेल कर दो, OR पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है, डायरेक्टर रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द विशेस ऑफ मेंबर्स, डायरेक्टर बोले नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे। Whereupon it's on behalf of member that they are in principal of director, मतलब फिर उसके बाद ये हो गया कि जो डायरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल नहीं होते, उन लोग एजेंट होते हैं। शेयर होल्डर हमारे प्रिंसिपल है, हमारा दायित्व है कि उनकी बात हम सुने। वेयर बाउंड टू गिव इफेक्ट टू देयर मेंबर डिसीजंस, और उनका काम है कि वो अपने मेंबर्स के डिसीजंस का पालन करें। ठीक है, दैट्स वाला थ्योरी आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रेलेवेंट प्रोविजंस, कंपनी एक्ट के सारे प्रोविजंस पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है कि जो मेंबर है उन लोग बोल रहे हैं कि हमारे डिसीजन को नहीं सुना गया, डायरेक्टर हमारे डिसीजन को नहीं सुना, तो क्या ये बात सही है या गलत है? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है गाइस, तो फिर पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि जो डायरेक्टर्स की बात नहीं मतलब जो डायरेक्टर है वो मेंबर की बात नहीं मान रहे हैं, तो क्या उसके लिए मेंबर्स जो है वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं, फिर बोल सकते हैं क्या कि नहीं गलत कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि क्या पॉसिबल है मेंबर को कि वो अपनी पावर लें और ऐसा बोलें कि आर्टिकल में हमने इनको काम दिया वो नहीं कर रहे इन लोग, इस टाइप से। तो गाइस अगर मैं एग्जामिनेशन में रहती तो मैं ये क्वेश्चन को छोड़ देती, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये, और एकदम डीपली प्रोविजन जानना चाहता है। गाइस मैंने कोशिश की इसके आंसर निकालने की। गाइस अगर इससे बेटर आंसर आपके पास होगा तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है गाइस, मेरे को भी अपनी नॉलेज इंक्रीमेंट होएगी, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग प्लीज़, अगर आपको बेटर आंसर पता होगा तो आप प्लीज़ इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अकॉर्डिंग टू मी जो आंसर होगा मैं आपको भी बता रही हूँ। ठीक है, PDF का पेज नंबर 124 में आ जाओ। तो गाइस पेज नंबर 124 में आने इसलिए बोलूँ मैं इसमें, क्योंकि ना हमको दिया हुआ है कि क्या डायरेक्टर की पावर होते हैं। ठीक है, देखो गाइस पावर क्या होते हैं, मैं पूरा सेक्शन आपको पढ़ के समझाने की कोशिश करूँगी और हो सकता है हम लोग यहाँ से आंसर निकाल पाए, बिकॉज गाइस ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो अपन को थोड़ा से घूम के फिर टैकल करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो सेक्शन 179 जो एक्ट की है वो क्या बोलता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल entitled to exercise all such power and to do all such act and things as the company authorized to exercise। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अधिकार है कि वो सारे काम कर सकता है जो उसको दिए गए हों, उसको अथोराइज किया गया हो। हाउएवर while exercising such power, जब वो अपने एक्सरसाइज कर रहे अपने पावर को,
doing such act, the board shall subject to the provision contained on behalf of memorandum and article. आर्टिकल और मेमोरेंडम की बात भी हमको माननी है साथ साथ पे. Any regulation not consisting and duly made thereunder, including regulation made by the company in general meeting. और उसको सारी बातें वो भी माननी है जो जनरल मीटिंग वगैरह में बात हुई है. तो गाइस ये हमारे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मेल खा रहा है. ये वाला लाइंस हमारे क्वेश्चन में बोला गया ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना चाहिए. तो गाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर है ये कि उसको सारी बातें माननी है. ठीक है, जो भी उनको काम दिया गया वो सब करना है. आर्टिकल में भी दिया हुआ है वो काम करना है. मेंबर अगर जनरल मीटिंग में कुछ कर रहे तो उसकी बात भी माननी है. गाइस हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर देखो, आर्टिकल में भी उनको बोला कि सेल कर सकते, फिर मीटिंग में भी डिसाइड हुआ ओवर पास करके कि कर सकते हो. ठीक है, बट इसके आगे और भी पॉइंट्स है गाइस जो इस केस को और इंटरेस्टिंग बनाता है. सुनो, द डायरेक्टर शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर और टू डू एनी एक्ट और थिंग डायरेक्टर और required whether under the act or by memorandum article of a company otherwise to be exercised done by the company in general meeting. मतलब उसको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ऐसा कोई भी उसके पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि वो ऐसा कोई काम कर सके जो कि हम बोले कि जनरल मीटिंग में करना है. मतलब अगर कोई काम जनरल मीटिंग में करना है तो वो जनरल मीटिंग में ही करना है, तुम और उसको कहीं नहीं कर सकते. ये कह रही है ये लाइन. जैसे गाइस कोई फंक्शन होता है तो हम नहीं बोल सकते कि आप अपने घर घर में बना लो. जैसे शादी का फंक्शन होता है तो कोई घर घर में थोड़ी शादी कर लेते कि लड़का लड़की मिले दोनों को शादी कर लिए. तो ऐसे नहीं होता ना, फैमिलीज टुगेदर होती, फिर थोड़ा फंक्शन जैसे फंक्शन करता है फिर शादी करता है. अगर छोटी भी करनी है तो ऐसा करते हैं. तो अगर जनरल मीटिंग में कोई काम करना है तो जनरल मीटिंग में ही करना है. तुमको ऐसा नहीं कि तुम कभी भी कर रहे हो. No regulation made by the company in general meeting shall invalidate prior act of a board. अगर बोर्ड ने कोई काम कर लिया तो कोई भी जनरल मीटिंग उसको इनवैलिड नहीं बोल सकती. ठीक है, ठीक है, ये वाले पॉइंट हमारे इससे रिलेशन में नहीं है. मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट है. ये वाला सुनो साइज. पावर ऑफ अ बोर्ड टू एक्सरसाइज बाय बोर्ड बाय मीन ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड ड्यूली इन बोर्ड मीटिंग. गाइस आपको बोर्ड मीटिंग में ड्यूली पास करके रिजोल्यूशन ये वाले पावर्स अपनाने हैं. कौन से इसमें से देखो अपने वाला कौन सा है. गाइस ये सारे जो है ना उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पावर है बोर्ड के पास कि वो कर सकता है, बट उसके लिए उसको रिजोल्यूशन पास करना है. ठीक है, और ये भी रिजोल्यूशन पास करके ही करना है बोर्ड को. कौन सा, ये सारे. उसके बाद बोर्ड जो है वो डेलीगेट कर सकती है अपना अथॉरिटी. इन लोग को वो सब दिया है. इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर आवर आंसर. अब यहाँ पे आओ, रिस्ट्रिक्शन ऑन अ पावर ऑफ अ बोर्ड. सेक्शन 180 ऑफ अ एक्ट प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शन टू द पावर ऑफ अ बोर्ड. बोर्ड को क्या रिस्ट्रिक्शन दी हुई है. द बोर्ड ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर ओनली विद द कंसेंट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन. क्या लिखा है, कंसेंट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन. क्या लिखा है, कंसेंट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन. टू सेल, टू लीज, अदरवाइज डिस्पोज होल और सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग ऑफ अ कंपनी ओन वन और मोर अंडरटेकिंग. अगर आप अपने अंडरटेकिंग का छोटू सा पार्ट मतलब होल या लीज पे दे रहे हो या सेल कर रहे हो. हमारे में सेल हो रहा था. क्या हो रहा था, सेल. डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी. प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी में डील हो रहा था. मतलब सेल, देखो, सेल ऑफ इट्स एसेट टू द सर्टन टर्म्स एंड अथोराइज द डायरेक्टर टू सेल. तो सेल इसी में कई वहाँ पर जो सेल है वो ये वाले सेल को ही मैं कंसीडर करके आपको आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो रिस्ट्रिक्शन बोर्ड के पास रिस्ट्रिक्शन है कि वो जो रहेगी वो तभी करेगी जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा. हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हुआ है. देखो यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हुआ है. तो मुझे लगता है गाइस कि जो बोर्ड है वो सही कर रही है. मतलब जो मेंबर्स है अगर वो चाहते हैं कि सेल हो तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना चाहिए उसके लिए उनको, एंड देन ही सेल हो सकता है. ठीक है गाइस, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा ही लग रहा है. और ये वाला सेक्शन प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता. तो हमारी कंपनी तो वैसे भी पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है. ठीक है गाइस, तो अकॉर्डिंग टू मी जो डायरेक्टर हैं उन लोग सही कर रहे हैं. उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है और उसका वेट कर रहे हैं वो, तो दे आर गुड इनफ. ठीक है, मतलब जो मेंबर है वो लोग गलत हो गए यहाँ पर. अगर मेंबर चाहते कि सेल हो तो वो लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएंगे तो सही रहेगा. ठीक है, फिर क्या लिखा है, वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर मेंबर टू
पावर यूज़ कर सकते कि नहीं पूछ रहा है। आर्टिकल आर वेस्टेड इन डायरेक्टर बाय पासिंग द रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेंबर्स हैं उन लोग को स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करवाना चाहिए जनरल मीटिंग में, एंड देन ही फिर कुछ हो सकता है आगे। तो गाइस मोर लेस मेरा आंसर सेम ही था दोनों क्वेश्चन का, और स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, और डायरेक्टर एकदम सही काम कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंगली। बट गाइस आंसर एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती है एज इट इज़ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। ठीक है गाइस, तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या बोल रहा है। ठीक है, एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, जो कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। ठीक है, वो लोग प्रपोज कर रहे हैं टू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज 11। उनके पास अभी कितने डायरेक्टर, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कितने हो गए? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पड़ेगा अपन को कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर उनके पास 11 है, 11। ओके, दे ऑल्सो प्रपोज टू मेक द MD एंड होल टाइम डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर। मतलब क्या, एक MD बनाना चाहते हैं वो लोग और एक होल टाइम बनाना चाहते हैं, मतलब 2 डायरेक्टर और इन लोग लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, एज डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और उन लोग ऐसे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर लाना चाहते हैं। ये लोग कौन रहेंगे? नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। ये लोग 2 नॉन रोटेशनल डायरेक्टर लाना चाहते हैं और एग्जिस्टिंग उनके पास 11 डायरेक्टर हैं। हमको एडवाइस देना है कि कितने नंबर, हाउ मेनी ऑफ द रिमेनिंग डायरेक्टर, कितने रिमेनिंग डायरेक्टर विल हैव टू रिटायर बाय रोटेशन, मतलब कितने रिमेनिंग डायरेक्टर है जो कि रोटेशन होगा जिनका रिटायरमेंट से हर साल AGM में। तो गाइस इसकी प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 107 में। तो गाइस हम आ चुके पेज नंबर 107 में, और प्रोविजन साफ साफ लिखा है कि 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो रहते हैं वो लोग लाइबल टू रिटायर, मतलब उनका लाइबिलिटी अराइज होता है कि उन लोग 2/3 लोग रिटायर होंगे। बट एग्जैक्टली उन लोग कितने रिटायर होते हैं बताओ? एग्जैक्टली लोग 1/3 रिटायर होते हैं। इन आवर केस वी हैव 11 डायरेक्टर, सो वी हैव टू कैलकुलेट लाइक 2/3 लेंगे सबसे पहले। आप कैलकुलेट करो मेरे साथ, 11 का 2/3 आएगा आपका 11 × 2 / 3, ये आपका आएगा 7.3। तो गाइस जब भी 7.3 आया ना तो अपन इसको नेक्स्ट डिजिट में राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो ये नेक्स्ट डिजिट राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 8। ये प्रोविजंस है कि इसको नेक्स्ट डिजिट राउंड ऑफ करते हैं, मतलब राउंड ऑफ टू 1 करते हैं, मतलब ये 8 हो जाएगा। देन गाइस इसका अपन को लेना है 1/3, 8 का 1/3 लो मेरे साथ, 8 × 1 / 3 कितना आ रहा है? 2.6 आ रहा है। तो जो 2.6 है वो कितना हो जाएगा? 7। मतलब भाई 7 डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन इन आवर केस, तो आंसर यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए सर्टन नॉमिनेशन वे आर रिसीव टू नॉमिनेट द कैंडिडेचर फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो हम चाहते हैं कि कुछ नए डायरेक्टर हम अपॉइंट करें, ऐसा हम चाह रहे हैं। ठीक है, वन नॉमिनेशन वॉज रिजेक्टेड बाय द डायरेक्टर एज इट वॉज रिसीव्ड आफ्टर द सेंडिंग ऑफ नोटिस ऑफ AGM का नोटिस जा चुका है। कितने दिन में जाता है? 21 क्लियर डेज में जाता है, वो जा चुका है। उसके बाद रिसीव अ नॉमिनेशन एंड 2 आफ्टर द वर्किंग आवर्स ऑफ लास्ट डे, और जिस दिन लास्ट डे था उसका वर्किंग आवर भी जा चुका है, उसके बाद रिसीवा हमको, तो उसको अपन रिजेक्ट कर सकते हैं क्या? तो एग्जैक्टली गाइस अपन रिजेक्ट करेंगे उसको, बिकॉज गाइस हम लोग को पहले देना पड़ता है। नॉमिनेशंस वाला प्रोविजन है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। उसके अकॉर्डिंगली हमको पहले मिलना चाहिए नोटिस, अगर आपको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो। हाँ ये देखो गाइस यहाँ पर दिया हुआ है, सच नोटिस शैल बी कम अलॉन्ग विद द डिपॉजिट ऑफ 1 लाख और हायर अमाउंट एज द केस में बी प्रेस्क्राइब्ड। द डिपॉजिट रिफंड कर देंगे अगर 25% से ज़्यादा वोटिंग होती है, ये सब तो ठीक है। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है नोटिस का? द नोटिस ऑफ अ कैंडिडेचर ऑफ अ पर्सन फॉर डायरेक्टरशिप, इसमें रूल 13 अप्लाई होता है ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कि हमको बताता है कि द कंपनी शैल एटलीस्ट 7 days बिफोर जनरल मीटिंग इन्फॉर्म मेंबर अबाउट द कैंडिडेचर। तो जो भी हमको कैंडिडेचर रिसीव होते हैं हमको 7 दिन पहले अपने मेंबर्स को बताना है। तो इस क्वेश्चन में गाइस जब हम लोग को बाद में मिल रहा है तो हम कैसे बताएंगे अपने मेंबर्स को कि हमारे पास ये कैंडिडेचर अवेलेबल है? दैट्स वाई गाइस वो रिजेक्ट करना सही था। और यहाँ पर रूल 13 अप्लाई होते हुए गाइस आप लिख देना कि रूल 13 अप्लाई होता है, एंड उसका ये वाला प्रोविजन आप छाप देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है गाइस, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस अब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ गए, जैसे कि बुक बिल्डिंग इज अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, इसके बारे में समझाने बोल रहा है क्वेश्चन हमको, क्या कि बुक बिल्डिंग जो है वो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है क्या। चलो देख लेते हैं। बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म पढ़ लेते क्या होता है, ठीक है। द बुक बिल्डिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ अंडरटेकिंग टू इरेक्ट द डिमांड एंड असेस द प्राइस फॉर डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटम और वैल्यू स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आइडिया एज द केस में बी। मतलब इरेक्ट का मतलब जनरेटिंग, मतलब बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस जिसमें हम जनरेट करते हैं डिमांड को और उसके बाद प्राइस को पता लगाते कि प्राइस क्या होना चाहिए और कितनी वैल्यू की सिक्योरिटी होनी चाहिए आईडीआर के लिए या फिर सिक्योरिटीज़ के लिए, ठीक है। तो अक्सर सेबी जो रहती है वो ये सब काम करती है, जिसमें वो पता लगाती है कि कितना वैल्यू होना चाहिए किसी एसेट का, सेट इन द सेंस सिक्योरिटीज़ का, ठीक है, ताकि वो उसके लिए डिमांड जनरेट करती है और उसके बाद क्या करती है, प्राइस डिटरमाइन करती है। तो मेन दो फंक्शन हुआ, इरेडिकेट द डिमांड, उसके बाद क्या हुआ, और दूसरा सॉरी जनरेटिंग डिमांड फर्स्ट, एंड सेकेंड क्या है, प्राइस डिटरमिनेशन, दो काम करती है, ठीक है। अब in an issue made through the book building process the allocation of net offer to public category में अपन को कितना करना पड़ता है, तो नॉट लेस देन 35% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, जितने भी रिटेल रहते हैं ना, छोटे छोटे वाले रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका कम से कम 35% होना चाहिए। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इंस्टीट्यूट के नहीं होते, नॉर्मल वाले जो होते हैं ना, उनका भी कम से कम 15 होना चाहिए। और जो क्वालिफाइड है, मतलब जो लोग क्वालिफाइड मतलब बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन लोग कितने होने चाहिए, कम से कम 50% वो होने चाहिए। और 5% कौन रहेगा, एलोकेटेड टू म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड में 5% दे देंगे। तो फिर से याद करते 35%, कम से कम 35% जो है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, कम से कम 15% है वो इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल 50% कम से कम इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड होना चाहिए, और 5% म्यूचुअल फंड होना चाहिए। बोल रहा है कि जो 5% आप एलोकेट करोगे म्यूचुअल फंड में, वो आप इसमें से ले सकते हो, इन क्वालिफाइड वालों में से ले सकते हो, ठीक है। अब इन एन इशू मेड बाय द बुक बिल्डिंग प्रोसेस द एलोकेशन ऑफ नेटवर्थ कैसे रहेगा, कम से कम 10% जो रहेगा वो इंडिविजुअल रिटेल को जाएगा, नॉन क्वालिफाइड को कितना जाएगा 15, और 75% इंस्टीट्यूशनल बायर को जाएगा, 5% म्यूचुअल फंड को जाएगा। सेम टू सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, देखो। देखो इन एन इशू मेड द बुक बिल्डिंग प्रोसेस अंडर ये अपना पब्लिक कंपनी में कर रहा है गाइस, ठीक है, और ये भी पब्लिक कैटेगरी कंपनी में ही कर रहा है, बट इसमें दूसरा रूल फॉलो हो रहा है, इसमें दूसरा रूल फॉलो हो रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। इसमें अपन नेट ऑफर टू पब्लिक कंपनी देखते हैं, और इसमें क्या देख रहे हैं, द लोकेशन ऑफ नेट ऑफर टू द पब्लिक कंपनी, ये भी वही है। तो मोर और लेस सेम है, बट इसमें एक सब रेगुलेशन 2 फॉलो करते हैं और इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस कैसे करते गाइस। एक और है, इसमें 3 ऑप्शन है, मतलब कह सकते हैं अपना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोलता है कि मिनिमम 30% है जो रिटेल को दे दो, और जो बाकी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है वो किसको दे दो, अदर इन्वेस्टर्स को देख लो जिसको भी देना है, और अनसब्सक्राइब पोर्शन अगर बचता है तो ऊपर वाले में से किसी को भी अलॉट कर दो, ऐसे कह रहा है। तो गाइस बहुत अजीब सी चीज़ है ना, बट ऐसा होता ही है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईबीसी। आईबीसी को कैसा एप्लीकेबल होगा ये बताना है अपन को, ईजी सा क्वेश्चन है गाइस, फट से हो जाएगा। आईबीसी की एप्लीकेबिलिटी गाइस हमको दी हुई है, अपन को पूरा आंसर अच्छे से छाप के आना है आंसर बुक में अपनी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या देखोगे, तो प्रोविजन जो है वो अप्लाई होती है जब कोई कंपनी है वो बैंकरप्सी हो जाती है, वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है कंपनी का, या फिर लिक्विडेशन के स्टेज पे होती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, बैंकरप्सी हो जाती है, या फिर लिक्विडेशन करवाना होता है, वॉलंटरी लिक्विडेशन करवाना होता है। तो उस केस में गाइस ये वाली प्रोविजंस एप्लीकेबल होती है। कौन कौन सी कंपनी जिसके ऊपर लगेगी, तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में पैदा हुई है या उससे पहले वाले एक्ट में पैदा हुई है, वो सारी कंपनी के ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल है।
दूसरा स्पेशल एक्ट जैसे कि बाकी जो अपना बैंकिंग इंश्योरेंस होता है वो लोग भी इसमें एप्लीकेबल है, LLP इसमें एप्लीकेबल है। अदर बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, पर्सनल गारंटर ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी को अगर आपने पर्सनल गारंटी दी हुई है कि नहीं अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं करूँगी, तो अगर वैसा कोई केस है। और पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई इंडिविजुअल अदर देन पर्सन रिलेटेड टू ई, मतलब पार्टनरशिप एन इंडिविजुअल, तो ये दोनों सेम नहीं होता, अलग अलग होगा, ठीक है। तो वैसे ये सारे केसेस अगर है तो उस केस में आप जो है आपके ऊपर IBC एप्लीकेबल होगा। शुरू से फिर से याद करने की कोशिश करो मेरे साथ। कंपनीज एक्ट 2013 और उससे पहले वाला, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट LLP, अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स कोई भी नोटिफाई किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो, पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप फर्म, और पर्सनल गारंटी किसी ने कॉर्पोरेट डेटर को दिए तो पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, और इंडिविजुअल अदर देन ऊपर वाले इंडिविजुअल्स। तो आई होप गाइस ये सारे लोग IBC में कवर होते हैं, आपको याद हो गया होगा। और मेरे पढ़ाने का तरीका गाइस अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस प्लीज़ आप मेरे को बताइए ज़रूर कि MTP नेक्स्ट आपको कौन सा चाहिए, आप जो बोलोगे वही वाला लाओगे, मतलब जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलेगा वो वाला लाओगी, ठीक है, ठीक है। फिर व्हाट आर द प्रोहिबिशन एंड manipulative deceptive device insider trading and substantial acquisition of security or control under 12A of section securities मतलब सेबी, ठीक है। तो आपको बताने कि ऐसी कौन कौन सी प्रोहिबिशन है सेबी के अंदर। इतना ज़्यादा फालतू में पूछता है क्वेश्चन, बड़ा सा घबराना नहीं है बिल्कुल देख के। सेबी के अंदर कौन कौन सा प्रोहिबिशन है ये पूछ रहा है। पेज नंबर आ जाओ 286 पे। तो देखो एकदम साफ साफ दिया हुआ है, अब अच्छे से सुना। सेबी जो है वो प्रोहिबिट करती है इनसाइडर ट्रेडिंग को, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है मैम? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है गाइस कि जो हम लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी को नहीं पता है, अगर कोई भी कंपनी ऐसे कोई रिलायंस लिमिटेड कोई भी ऐसा डिसीजन लेगी चुपचाप, तो गाइस वो आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बताएगी तो शेयर के प्राइस उथल फुथल हो जाते हैं। तो उस केस में गाइस वो ऐसे चुपचाप करना चाहिए वो सारे काम, तो चुपचाप करते हैं हम काम, तो उसको कहते हैं पर इनसाइडर ट्रेडिंग। तो कुछ लोग क्या है उसको लीक कर देते हैं, तो उसको लीक नहीं करना होता है। तो देखो हमको नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो भी कहीं पे भी किसी को पता नहीं चला, कॉन्फिडेंशियल है, ट्रस्ट इश्यूज इसमें हो सकते हैं, उसको अपन सबसे पहले क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इनसाइडर। इनसाइडर की बात है, मतलब सीक्रेट टॉक्स, अपनी जो टॉक्स होती है सीक्रेट वाली उसी को बोलते हैं इनसाइडर। और जो उन बातों को फैलाता है उसको बोलते हैं ट्रेडर, मतलब वो जो बात को फैलाता है एक दूसरे में उसको ट्रेडिंग करता है, ठीक है। अब 12A के हिसाब से पूछ रहे तो हम 12A के हिसाब से बता देते हैं। 12A के हिसाब से नो पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई भी पर्सन सीधा सीधा जाके या घूम फिर के जाकर, सीधा सीधा जाकर या घूम फिर कर जाकर, use or employ in connection with the issue, purchase, sale, security listed or proposed to be listed, मतलब कोई लिस्टेड सिक्योरिटी या जो लिस्टेड होने वाली है वो सिक्योरिटी को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जो है उसको मैनिपुलेटिव डिवाइस से ये सब करना, फैलाना बात को, क्या है, कॉन्ट्रावेंशन है प्रोविजंस का, ठीक है। अगर आप इससे कनेक्शन में कोई भी बात फैला रहे हो तो आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो प्रोविजंस का, ठीक है। एम्प्लॉय एनी डिवाइस, आप कोई भी डिवाइस, स्कीम या आर्टिफिशियल कुछ भी ऐसा कुछ काम करो जिससे इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है बाहर, तो वो सारे काम अगर आप करते हो गाइस तो आप कंट्रावेंशन कर रहे हो प्रोविजंस का। इंगेज इन एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग कोर्स ऑफ अ बिजनेस विथ ऑपरेट्स और वुड ऑपरेट एज अ फ्रॉड, अगर हमको ऐसा लगता है कि आप कोई फ्रॉड काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको ये फ्रॉड का काम से इन्फॉर्मेशन किसी को डराना धमकाना ये सब कर रहे हो सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो आप कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट कर रहे हो। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब मैंने आपको समझाया, अगर आप उस काम पे इन्वॉल्व हो तो भी आप कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट कर रहे हो। अगर आप कोई सिक्योरिटी में डील कर रहे हो जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन से दूर है, अभी तक पब्लिक में किसी को नहीं पता चला उसके बारे में, उसको किसी को भी नहीं पता चला, कम्युनिकेट ही नहीं हुई है और आप जाके बता रहे हो, तो उस केस में गाइस ये भी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट है। एक्वायर अ कंट्रोल ऑफ अ कंपनी और सिक्योरिटी मोर देन द परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स, जितना इक्विटी तो उस केस में रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से, तो गाइस पता चल जाएगा कि आप कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट कर रहे हो। तो गाइस ये सारे बातें हैं जिससे अपन को पता चल जाता है कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट हो रहा है, और ये सारे काम इंसान को पर्सनली खुद से या फिर कैसे भी करके नहीं करना चाहिए,
ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है एक्विजिशन एग्रीमेंट कार्टेल ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। तो गाइस अपन को बताना है कि एक्विजिशन एग्रीमेंट और कार्टेल का क्या मतलब होता है कंपटीशन एक्ट में। पेज नंबर 342 में आ जाओ। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ हमारा एक्विजिशन का क्या मतलब होता है। तो देखो अंडर सेक्शन 2A के अंदर ही बताया गया है कि द एक्विजिशन का क्या मतलब होता है। स्पेशली कैसे डिफाइन किया हुआ है कि डायरेक्टली आप जब या इनडायरेक्टली आप एग्री करते हो कि आपको एक्वायर करना है शेयर्स, वोटिंग राइट्स, असेट्स किसी भी इंटरप्राइज का। आप जब बोलते हो कि मैं इंटरेस्टेड हुई इस चीज़ पे, किसमें, शेयर्स खरीदने में, वोटिंग राइट्स खरीदने में या एसेट्स खरीदने में, किसी भी इंटरप्राइज का, ठीक है। कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ओवर एसेट। तो आपको क्या मिलेगा, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट मिल सकता है या कंट्रोल ओवर आपको क्या मिल सकता है, एसेट मिल सकता है। तो इस केस में अपन कहेंगे इसका मतलब होता है एक्विजिशन। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी पूरा डिटो आंसर आपको लिख के आना है आंसर में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं बुक से पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। एग्रीमेंट देखते हैं अब। देखो ए में बताया गया था सेक्शन 2 में ये सब चीज़, ए का ये था, आप बी का बता रहे हो। बी में क्या, एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। एक एग्रीमेंट जो होता है वो एक अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। एक्शन होता है वेदर और नॉट सच एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग इज़ फॉर्मल इन राइटिंग, मतलब फॉर्मल में हो या राइटिंग में हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। और जो रहेगा वो क्या रहता है, इन्फोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग्स। और इसमें लॉ का हाथ भी साथ में रहता है, आपके सर पे रहेगा लॉ का हाथ, लॉ आपके साथ है, कुछ भी होगा तो आप लीगल केस कर सकते हो। तो एग्रीमेंट वो होता है कि वो जो फॉर्मल में होता है, लिखा हुआ होता है, और ज़रूरी नहीं कि वो लीगल हो, ठीक है। जब गाइस आप बचपन में भी पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में और उसमें भी, जो एग्रीमेंट होता है ज़रूरी नहीं है वो लीगल हो, लॉ का हाथ हमेशा आपके साथ रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, वेदर और नॉट, या तो वो राइटिंग में हो सकता है या तो वो ओरल हो सकता है, या तो वो लीगल हो सकता है या तो फिर वो नॉन लीगल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप, ओरल राइटिंग दोनों हो सकता है, और लीगल और इलीगल दोनों हो सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके ऊपर से तो सर हटता ही नहीं, हाथ हटता ही नहीं है अपना लॉयर्स का, लॉयर इन द सेंस लॉ का। बट एग्रीमेंट के केस में ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट द एग्रीमेंट नीड नॉट टू नेसेसरी बी राइटिंग। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि राइटिंग में हो, क्योंकि मैंने बोला ना वेदर और नॉट लिखा है, मतलब वो राइटिंग में भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, वो लॉ का इन्फोर्सेबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स ओके, ठीक है। तो गाइस एग्रीमेंट समझ गए ना आप, क्या क्या समझ गए अभी तक, एग्रीमेंट समझ गए और क्या समझे, एक्विजिशन समझ गए, ठीक है। अब अपन देखते हैं कार्टेल का क्या मतलब होता है। कार्टेल इंक्लूड्स द एसोसिएशन ऑफ अ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं इसमें, ठीक है। कार्टेल एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, जो कि मतलब उसमें प्रोड्यूसर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, जो लोग एग्रीमेंट करते हैं और लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ये एकदम मैक्सिमम है, ऐसा करते हैं उन लोग, ठीक है। सेल प्राइस को लेके कर सकते हैं, गुड्स और सर्विस को ट्रेड करने के लिए कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए कर सकते हैं। जो कार्टेल रहता है वो रेज एंड प्राइस अबव द कॉम्पिटिशन लेवल, मतलब वो चाहते हैं कि जो कार्टेल का नेचर रहता है ना वो ऐसा रहता है जिसमें प्राइस जो रहता है वो हाई हो जाता है और कंपटीशन देना रहता है, और इसमें ना कस्टमर्स को इंजूरी होती है। एग्जाम्पल लो गाइस एयरलाइंस का, जो एयरलाइंस होती है ना, जैसे कि इंडिगो हो गई, जेट हो गई, किंगफिशर हो गई, इंडियन का जो भी इंडियन रेलवे जो भी इंडियन का है, वो सारी ये सारी जो एरोप्लेन्स रहती है ना, उन लोग का ना कार्टेल बना रहता है, बिकॉज दे आर लेस इन नंबर। तो वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के प्राइस हाई रखते हैं, सब लोग का टिकट एकदम हाई प्राइस का रहता है, तो उससे आम आदमी को तो नुकसान हो रहा है ना, तो इंजूरी टू अपना कस्टमर तो होता ही है, तो कार्टेल उन लोग फॉर्म करते हैं। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि OECD जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने बोल रहा है। OECD जो है अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है गाइस,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। आई सजेस्ट यू कि इसको अच्छे से लर्न कर लेना। 438 OECD प्रिंसिपल्स देखेंगे भी अपन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो चलो गाइस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि OECD क्या होता है। OECD गाइस प्रिंसिपल्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ठीक है, जो कि सेट किए गए थे 1999 में और उसको रिवाइज किया गया था 2004 में, ठीक है। तो फंडामेंटल कुछ कॉन्सेप्ट्स है इसके जो अपन को माइंड में रखने हैं। तो फर्स्ट है कि द बेसिक ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना वो 3 चीज़ पैक्ट करता है, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी। इसका शॉर्टकट गाइस फैट होता है, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। हम चाहते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो वो फेयर हो, अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंट मैनर में किया जाए, ठीक है गाइस। तो ये 3 उसकी जनरल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर चलता है ये, ठीक है। उसके अलावा OECD की कुछ आउटलाइंस दी हुई है अपने बुक में, वो पढ़ते हैं अपन कि द बेसिक ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। सेकेंड है कि राइट ऑफ शेयर होल्डर, हर शेयर होल्डर को बराबर मात्रा में ट्रीटमेंट दिया जाए। द स्टेक होल्डर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उसका रोल जो है वो बताया गया है। हम लोग को अच्छे से डिस्क्लोजर देना है, हर चीज़ का कंपनी को डिस्क्लोजर प्रॉपरली देना है ट्रांसपेरेंट मैनर में। और बोर्ड जो रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसको अच्छे से सारे काम करने हैं। जब गाइस 2004 हुआ तो उसके बाद उसमें एक रिवीजन और आया और रिवीजन के बाद हमने कुछ नए प्रिंसिपल सेट किए और डेवलप किए फ्रेमवर्क के लिए, ठीक है, और गवर्नेंस को अंडरपिन किया, ठीक है। फिर एडिशनल प्रिंसिपल जो था वो था कि स्ट्रेंथ जो रहेगा स्ट्रेंथन किया गया, मतलब ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर को, कि वो लोग कॉल कर सकते हैं और डिस्क्लोज करवा सकते हैं अपने लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। राइट बढ़ा दिया गया मतलब शेयर होल्डर का। उसके बाद इंडिपेंडेंट जजमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। और न्यू एंड स्ट्रेंथन जो नया वाला जो प्रिंसिपल था वो था कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से, ऑडिटर से, ये सारी चीज़ों से रिलेशन होना चाहिए। मतलब जो भी रिलेटेड है वो सब हमको बताओ ना यार, कुछ पता है अगर जान पहचान की चीज़ें तो लेट अस नो ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको OECD प्रिंसिपल समझ में आएंगे। आपको सजेस्ट करूँगी कि पॉइंट तो बहुत ईजी, आप लर्न कर लो अच्छे से, एग्जाम में पूरा अच्छे से लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR बोल रहा है। तो CSR का अपन बता देते क्या कॉन्सेप्ट है दूसरे लोगों के लिए भी। देखो गाइस, CSR इन सोसाइटी है, ठीक है। बिजनेस और सोसाइटी जो है ना गाइस दोनों एक साथ चलेंगे तभी परफेक्टली होगा। सोसाइटी से कस्टमर आते हैं और कस्टमर से ही बिजनेस चल सकता है, तो दैट्स वाई बोथ आर रियली एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन जो CSR रहता है वो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। CSR जो है वो बहुत बड़ा फेम है सोसाइटी में, ठीक है, और ये बहुत हेल्प करता है दोनों को मिक्स करने में, ब्लेंड करता है दोनों को, ठीक है। उसके गाइस बहुत ज़्यादा थ्योरी है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ मेनली CSR में क्या ज़रूरी है। मेनली यहाँ से ज़रूरी है कि जो एक्ट है वो बोलता है हर कंपनी को, एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़, अगर आपकी कंपनी का नेट वर्थ है 500 करोड़ का या सेल्स है 100 से ज़्यादा नहीं 1000 करोड़, अगर आपकी कंपनी का सेल 1000 करोड़ है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, तो इन तीनों कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन में फॉल कर रहे हो, कौन कौन सी कंडीशन थी, 500 करोड़ ऑफ वर्थ, 1000 करोड़ ऑफ नेट सेल्स रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़, इन तीनों में से अगर कुछ भी है तो आपसे रिक्वेस्ट है 2%, सिर्फ और सिर्फ 2% नेट प्रॉफिट का पिछले 3 साल के आपको CSR एक्टिविटी करना होगा। और लोकल ही ज़्यादा करोगे तो बेटर रहेगा, अब जहाँ पर भी हो आप वहाँ लोकली आप CSR एक्टिविटी करना। अगर आप फेल हो जाते हो अचीव करने में अपना टारगेट 2% वाला, तो आपको एनुअल रिपोर्ट में रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों आप नहीं कर पाए। खाना तो नहीं भूलते, सोना तो नहीं भूलते, बिजनेस करना तो नहीं भूलते, प्रॉफिट कमाना तो नहीं भूलते, ये क्यों भूल गए, लेट अस नो। द बोर्ड शैल अपॉइंट CSR कमेटी, अगर 3 से ज़्यादा डायरेक्टर रखेंगे जिसमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी है, ठीक है।
जो कि फॉर्मुलेट करेगा और रिकमेंडेड करेगा बोर्ड को क्या काम करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और मॉनिटर करेगा टाइम टू टाइम। तो गाइज ये है CSR से इम्पॉर्टेंट, मतलब CSR से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से बनता है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ CSR। थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। फिर अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 8। ये डिफरेंट क्वेश्चन होता है, ये शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इसमें से कोई भी 4 अटेंड करना है, ठीक है। 5 में से यानी 4 अटेंड करना है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है गाइज। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी ये क्वेश्चन हमेशा अटेंड करना चाहिए। इसकी 2 रीजंस है। पहली बात, हमको थोड़ी वैरायटी मिलती है, ऑप्शन मिलता है, और मार्क्स भी कम रहते हैं इसमें पर क्वेश्चन, तो कंटेंट भी कम लिखना पड़ेगा। तो ये हमेशा विन विन सिचुएशन होती है इसको अटेंड करना। तो मैं तो हमेशा अटेंड करने का आपको सजेशन दूंगी। तो गाइस चलो अब अपन आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला वाला इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरी का क्या होगा, ठीक है, जिसको अपन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ED। वैसे आप लोग आ जाओ पेज नंबर 393 में। तो गाइस देखते हैं, द ED वॉज एस्टैब्लिश इन ईयर 1956। तो गाइस ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ओके। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा को लागू करने के लिए ये मदद करता है, ठीक है। एंड सर्टन प्रोविजन अंडर पल्मा, इस पल्मा एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका भी ये थोड़ा मदद करता है, ठीक है। तो फेमा को इन्फोर्समेंट करने के लिए और पमा की हेल्प करने के लिए ये आया था, ठीक है। वर्क किससे रिलेटेड रहता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड रहता है, मतलब खोज करने से और जेल भिजवाने से रिलेटेड केसेस इसमें रहते हैं, ठीक है। इसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना रहता है रेवेन्यू का, ठीक है गाइस। और द डायरेक्टरी इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ फेमा का है, और ये परव्यू जो रहता है किसके परव्यू में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के। तो गाइस आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिख दोगे, जो मैंने पॉइंट ग्रीन में किया है उसको आप पक्का से लिखोगे, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर सही रहेगा, क्योंकि अपन को कितने मार्क्स का लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का लिखना है, ठीक है। तो 3 मार्क्स के हिसाब से अपन सोचेंगे ना कि कितना लिखना है। थोड़ा सा फंक्शन भी लिख देंगे ताकि थोड़ा ठीक लगे। तो फंक्शंस क्या लिखोगे, लिखना है कि इसका काम क्या है कि कलेक्ट करे, डेवलप करे इंटेलिजेंस रिलेटेड टू फेमा, जो फेमा का वॉयलेशन करता है उनके खिलाफ हम लोग को डेवलप करना है, और क्या करना है, कंट्रोल करना है चीज़ों को, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करना उन पर्पस के लिए, सस्पेक्शन जहाँ पे भी आपको लग रहा है, ठीक है। पेनल्टी को इम्पोज करना है, हैंडल करना है सारी अपील्स एंड प्रोसिक्यूशंस, ठीक है गाइस। सर्च, सर्वे, सीजर, प्रोसिक्यूशन सब कुछ आप कर सकते हो ED के अंदर। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि ED क्या चीज़ है। और गाइस अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी, जो डिपॉजिटरी रिसीट्स होती है वो क्या होती है। पेज नंबर 250 में आ जाओ। तो देखो गाइस, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स जो होती है ना, वो देखो बताती हूँ क्या होता है। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे अपन, IDR बोलेंगे। क्या बोलेंगे, IDR। इसका मतलब होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिपॉजिटरी रिसीट्स के फॉर्म में होता है, जो डोमेस्टिक इंडिया में बनता है, ठीक है। एंड ये जो रहता है इसको अथॉराइज करती है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो लोग मतलब जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं उनके लिए बनाया गया ये डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है। ये किसको ऑफर होता है, द ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स होता है, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ प्रोस्पेक्टस और अ लेटर ऑफ ऑफर इशूड इन दिस कनेक्शन विद IDR, द मैनर। गाइस ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन लीव दिस, ठीक है। ये वाला पार्ट को लीव कर देना, मैं नॉन ग्रीन कर देती हूँ इसको, अनइम्पॉर्टेंट है ये, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो मेन आप क्या लिखोगे, सबसे पहले मेन पार्ट आपको ये लिखना है कि जो IDR है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिपॉजिटरी एक्सचेंज में आपको मदद करता है, ठीक है। और जो फॉरेन कंपनीज होती है, जैसे कि जो कंपनीज है जो कि आउटसाइड इंडिया बनी हुई हैं, उनको अपन इशू कर सकते हैं इसको, ठीक है गाइस। उसके बाद आप क्या लिखोगे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी कंपनी, नो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर द कंपनी हैज़ इस्टेब्लिश और मे और इस्टेब्लिश होने वाली है, हुई है, ये है, वो है, उन लोग इशू नहीं कर सकते तब तक जब तक वो लोग सारे कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे सेबी के। तो गाइस अगर आप आउटसाइड इंडिया बने हो कंपनियाँ, मतलब आप फॉरेन कंपनी हो, तो अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपको जो सेबी की गाइडलाइंस है वो सबको फॉलो अप करना पड़ेगा, तभी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्लियर होगा IDR का मतलब।
अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस जो लाइंस बुक में लिखी है आपको लिखना चाहिए एग्जामिनेशन में। ट्राई टू लर्न 4-5 लाइन्स सो दैट यू कैन फ्रेम योर गुड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है SFIO। दिस टॉपिक इज सो इंटरेस्टिंग। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पेज नंबर 170। हमको स्टैब्लिशमेंट पूछा तो हम लोग क्या पूछा है, नहीं स्टैब्लिशमेंट नहीं, अपन को SFIO पूछा है ना, तो अपन बता देंगे SFIO क्या होता है। तो गाइस थोड़ा बहुत लेंदी दिया हुआ है बुक में, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता रही हूँ कि क्या पॉइंट्स आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो SFIO की सेटिंग कैसे हुई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो नोटिफिकेशन से बताई थी कि SFIO कैसे बनेगा। ठीक है, वो काय के लिए बना हुआ है, वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है फ्रॉड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद इस सेटअप कब हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको किया था सेटअप 2003 में। तो वैसे ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यू शुड राइट इन एग्जामिनेशन। फिर थोड़ा कंपोजिशन लिखना कि इसमें डायरेक्टर रहते हैं और कौन कौन सी कंपनीज, मतलब कहाँ कहाँ के एक्सपर्ट इसमें रहते हैं, तो बैंकिंग कंपनी के और अपना टैक्सेशन के, कॉर्पोरेट अफेयर्स के, यहाँ के एक्सपर्ट्स रहने चाहिए यहाँ पर, फॉरेंसिक के, लॉ के, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा के। ठीक है, थोड़ा सा ये लिख देना। देन अपॉइंटमेंट का ज़रूरत नहीं है, ये सब नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद ये बहुत बड़ा प्रोसेस दिया हुआ है, इतना बड़ा प्रोसेस कहाँ लिखोगे एग्जामिनेशन में, 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन है, अपन इससे बेटर है कि वही लिख देंगे यहाँ पर जो दिया है, यही लिख देना उससे बेटर कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे करते हैं SFIO में। तो कैसे करोगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, करोगे शैल बी द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जॉइंट सेक्रेटरी से कम उसका रैंक नहीं होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो डील कर सके कॉर्पोरेट अफेयर्स के बीच में। ठीक है, एक्सपर्ट्स का अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, एक्सपर्ट्स का अपॉइंटमेंट करते हैं अपन, अदर ऑफिसर जो भी इसमें आएंगे उन लोग को देखेंगे कि कंसीडर उनके पास सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी रिलेवेंट नॉलेज है वो सब होनी चाहिए। ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विस क्या रहेगा इनका, टर्म्स ऑफ सर्विस जाएगा वो एज में भी प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, जैसे प्रेस्क्राइब होगा वैसे होगा। तो आई होप गाइस आपको SFIO समझ में आएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लिखोगे मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, कॉस्ट पूछा खर्चा, मतलब बोल रहा है कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में कितना खर्चा आता है आपको ये बतानी है। ठीक है, पेज नंबर है 512। तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है वो खर्चा जो कि आपको लगा होगा, इंटरिम फाइनेंस या फिर कॉस्ट, आपको फंड रेज करना पड़ता है ना, तो जो फंड रेज करने की कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल लो, जब गाइस अपन डिबेंचर्स इशू करते हैं तो इसका कॉस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट। जब इक्विटी इशू करते हैं तो इसका कॉस्ट क्या होगा, डिविडेंड। ये सारे हमारे लिए कॉस्ट है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी का क्या कॉस्ट होगा, तो अपन को इंटरिम फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए अगर अपन रेज करते हैं फंड तो वो हमारा कॉस्ट होता है। फी पेबल टू एनी पर्सन एक्टिंग एज अ प्रोफेशनल, मतलब गाइस अगर आप जाके वहाँ पर प्रोफेशनल की तरह काम करोगे तो यू विल चार्ज फी, तो वो फ़ी का जो खर्चा रहेगा वो इनका क्या होगा, कॉस्ट होगा। इसकी कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है हमको सिर्फ ये बताना है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। फंड रेज करने के लिए खर्चा लग रहा है मैम, इसको क्या याद करना है, आप वहाँ जाके अगर एक्सपर्ट की तरह काम करोगे तो आप फ़ी चार्ज करोगे तो वो खर्चा हुआ। देन कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोसेस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन रनिंग बिजनेस, जो बिजनेस वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ के जो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं उनके साथ काम करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आई होप गाइस आपको पता होगा, MTP सॉल्व करोगे तो उन लोग क्या करते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, उसको रन करते हैं, तो उसमें जो ऑनगोइंग खर्चे लगते हैं वो तो लगेंगे ही ना। ठीक है, फिर एक्सपेंस जो कि गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के लिए अपन को फैसिलिटेशन वगैरह कुछ कुछ करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई कॉस्ट होती है देन वो कॉस्ट होगी। बोर्ड की कोई कॉस्ट हो सकती है इंसॉल्वेंसी में, जो भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर कुछ बोर्ड है उसमें कोई स्पेसिफाइड कॉस्ट होगी अगर, तो वो भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे इंटरिम फाइनेंस का मतलब दिया हुआ है, क्या होता है इसका मतलब, फाइनेंशियल डेथ रेज बाय द रिजोल्यूशन प्रोसेस ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मतलब इंटरिम मतलब बीच में, फाइनेंस मतलब पैसा, बीच में जब पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको बोलते हैं अपन, जो अपन लोन ले सकते हैं, कुछ भी लेते हैं फाइनेंस, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके जो हम लोन या फिर फाइनेंस करवाते हैं तो उसको कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारे खर्चे लग सकते हैं, तो ये पॉइंट्स पूरे लिखना।
फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आपको वैसे तो एक क्वेश्चन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमको कितने अटेंड करे थे, यानी 4, बट एज आई एम टीचर तो मैं आपको बता देती हूँ कि पाँचों का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो गाइडेंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड कोर एलिमेंट्स, पेज नंबर है 472। क्वेश्चन समझाना तो भूल ही गई, इसमें ना अपन को गाइडेंस बताना है जो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड कोर एलिमेंट्स है, तो हम लोग को सिर्फ गाइडेंस बताना है। तो गाइस हमको बुक में अलग से दिया हुआ है, इसको पूरा आपको लिख के आना है एग्जामिनेशन में कि क्या गाइडेंस है जिसमें अपन मतलब ऐसी क्या बातें हमको बताई गई है कि इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कोर एलिमेंट। लाइक गाइस जैसे कि आप एग्जामिनेशन देने जाते हो तो वो आपको ऐसे मम्मा बोलती है ना कि मम्मा इन द सेंस मम्मा बोलती है, पेरेंट्स बोलते हैं या फिर टीचर्स बोलते हैं या कोई मेंटोर बोलता है आपको कि पेपर अच्छे से पढ़ना, फुल पेपर पढ़ना, रीडिंग टाइम में MCQ सॉल्व करने का कोशिश करना, ध्यान से पढ़ना, कुछ भी स्किप मत करना। तो ये क्या है, ये क्या है, दिस आर गाइडलाइंस। तो गाइज हमको भी गाइडलाइंस दी गई है कि कैसे प्रिंसिपल एंड कोर एलिमेंट को अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमको ज्ञान दिया हुआ है, सीधा सा बात, ज्ञान, ओके। तो चलो देखते हैं क्या ज्ञान है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा किसका, प्रिंसिपल और कोर एलिमेंट का, तो उसके लिए हमको ज़रूरत है ज्ञान की, ठीक है। ज्ञान कैसे मिलेगा, सबसे पहले कि लीडरशिप वाला ज्ञान होना चाहिए। जो भी चेयरपर्सन है, CEO है, मैनेजर्स है, उनको क्या करना चाहिए, प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन लोग आलसी हो, बिल्कुल भी नहीं, उनको एकदम प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है कि उनको अपना बिजनेस संभालना है, दे हैव टू मैनेज इट, ठीक है। तो उनको कन्विंस करना चाहिए सब टॉप मैनेजमेंट को, स्टाफ को कैसे काम करवाते हैं वो सब उनको आना चाहिए, ठीक है। वो इंश्योर करे कि सारे प्रिंसिपल फॉलो फुल्ली तरीके से। फिर इंटीग्रेट करना, मतलब उनको प्रिंसिपल्स और कोर एलिमेंट्स जो है उन दोनों को इंटीग्रेट करना और इनबिल्ड करना है बिजनेस में, ठीक है, स्ट्रेटजी लगा के। दैन इंगेजमेंट, जितना भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा, बिल्डिंग जितना हम लोग बिल्ड कर पाएंगे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और इंगेज कर पाएंगे स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर वर्ड का आई होप का इसका फाइनल में वो मीनिंग बिल्कुल पता होगा। प्लीज़ डोंट टेल मी कि मैम शेयर होल्डर्स, डोंट डिसअपॉइंट मी। स्टेक होल्डर का मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, लेट मी नो इफ़ यू नो, ओके। तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, ठीक है, ताकि कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली आप उनके साथ काम कर सको, ठीक है। फिर रिपोर्ट करना है, आपको बताना है कि आपने क्या इम्प्लीमेंट किया, क्या काम किया, आप ये बताओगे। डिस्क्लोजर दोगे सारी चीज़ों का स्मूथली, कहाँ पे दोगे डिस्क्लोजर, सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट पड़ा है, एनवायरनमेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ा है, स्टेक होल्डर को क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये सारी बातें आपको उसमें बतानी है। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पूरा पेपर गाइज हम लोग यहाँ तक सेक्शन C तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा और वीडियो देख के। अगर गाइज आपको बाकी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की कौन सा नेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो पहले अपन सेक्शन D सॉल्व कर लेते हैं देन। तो गाइज सेक्शन D के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन D में हमको सारे क्वेश्चन अटेंड करना है जो भी सेक्शन में गिवन होंगे, ठीक है। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, सॉरी एक ही क्वेश्चन होगा 12 मार्क्स का। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो यू हैव टू थिंक लॉजिकली, प्रैक्टिकली एंड अटेंड इट, ओके गाइज। 12 मार्क्स है, बिल्कुल भी हमको गलत नहीं करना है। इसके ब्रेकअप दिखा देती हूँ मैं आपको, देखो एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 क्वेश्चन है गाइज 3-3 मार्क्स के। तो आई होप आप सब सही बना के आओगे, लेट मी हेल्प यू इन दैट, ओके। चलो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ और फिर बिना देखे आंसर सॉल्व करने की अपन कोशिश करेंगे। आ जाओ। मिस्टर बी जो है वो इंडियन है, हैविंग अ सेवरल बिजनेस यूनिट ओवर द वर्ल्ड। मिस्टर बी जो है उनके बहुत सारे बिजनेस है बट वो इंडिया में है। ही हैज़ 3 पार्टनर X Y Z। तो गाइस आप लोग के लिए चलो एक ड्राइंग बना लेती हूँ मैं, आपको अच्छा लगेगा। ये मिस्टर M है, ये मिस्टर M है, ये है इंडियन, इनके बहुत सारे बिजनेस है, ये बिजनेस है गाइस, ठीक है। उसके बाद फिर इसके पार्टनर्स है X Y Z, ठीक है। रजिस्टर्ड अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट नेम B प्राइवेट लिमिटेड। तो गाइस इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भी ध्यान रखना, नाम है B प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी हैज़ इनकॉर्पोरेटेड एट 2021। B प्राइवेट लिमिटेड started a manufacturing unit in Bangalore।
गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मेन एग्जाम में आपको आंसर शीट मिलती है रफ वर्क वाली, उसमें आप ऐसे फ्लो चार्ट्स पक्का बना के सॉल्व करना, बहुत हेल्प मिलता है। बार बार क्वेश्चन पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हम एग्जाम दे रहे थे तो स्क्रोलिंग इश्यूज आते थे बच्चों को बहुत, कि मैम बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रोल कर करके थक जा रहे हैं, ऊपर का भूल जाते हैं, नीचे का भूल जाते हैं। बेवकूफ़ हो क्या बोल रहे हो, स्क्रोल इशू आ रहा है, फ्लो चार्ट बनाओ ना अपनी कॉपी में। मतलब दिमाग खराब होता है कोई ऐसी फालतू की कंप्लेंट्स करता है तो। गाइस देखो, जो होता है, जो हो रहा है, उसमें आप कुछ अगर नहीं कर सकते हो तो जस्ट एक्सेप्ट एंड अपना एक अच्छा रास्ता बना लो उसमें से निकलने का। बी स्मार्ट वर्क। क्रिटिसाइज करने से बेटर है कि तुम अपने लिए खुद एक स्मार्ट वर्क करो और अपना स्मार्ट रास्ता बना लो उसमें से। अब तुम क्रिटिसाइज करते रहोगे कि स्क्रोलिंग इशू हो रहा था, स्क्रोलिंग इशू हो रहा था, उससे तुम्हारा ही नुकसान है, इंस्टीट्यूट चेंज नहीं कर देगी उस चीज़ को। उससे बेटर है कि तुम कॉपी में लिख लो ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। क्रिटिसाइज करके तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं हो जाएंगे। So just accept it and do it for yourself. ठीक है, The B Limited was registered with equity of 100 crores and with net worth of 125 crores। 2 साल का दिया हुआ है, एक का 150 crores। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है 4.5 crores, 5.5 crores। नेट रिजल्ट टर्नओवर कितना हुआ है 190 crores and 250 crores। ठीक है, द ओनर्स ऑफ बी लिमिटेड कंसिडर द बी प्राइवेट लिमिटेड बीइंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ऑल्सो वेरी न्यूली रजिस्टर्ड डू नॉट रिक्वायर्ड फॉर CSR एक्टिविटी। क्या बोल रहे हैं लोग कि हम प्राइवेट कंपनी हैं, हम न्यूली कॉर्पोरेटेड कंपनी हैं, हम नहीं करेंगे CSR का काम, हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता ये प्रोविजंस। ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग देयर आर अ डिस्कशन on need of CSR, whether B Private Limited is required to undertake such activity of Companies Act. Further, what amount should be set aside for funding CSR activity, whether the investment of CSR activity result in building of goodwill will eventually help the company in good run। मतलब कहने की फालतू की बातें दी, अब बोल रहा है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसको बनाना चाहिए कि नहीं, पहले तो ये पूछ रहा है। देन सेकंड क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि क्या हमारी गुडविल बनेगी क्या उससे। जो बोर्ड है उन लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल अनेरा जो मतलब ये सब देख रहे हैं, ठीक है, तो इमेज के लिए ऐसा वैसा सोच रहे हैं। तो अपन मेन क्वेश्चन में फोकस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी क्वालिफाइज CSR एक्टिविटी। गाइस तो हमको CSR का पूरा प्रोविजन लिखना है इसमें, जो मैंने आपको बताया था अभी अपन पढ़े थे, दैट्स वाई मैंने पेन से ही लिख लिया है यहाँ पर। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। सेक्शन 135 में गिवन है गाइस इसका आंसर। अगर आपको रेफरेंस चाहिए होगा तो सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट का खोल लो। नेटवर्थ होना चाहिए 500 करोड़ या उससे ज़्यादा। टर्नओवर होना चाहिए 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा। नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी का स्टेटस प्राइवेट है कि पब्लिक है कि क्या है। ठीक है, सिर्फ ये वाला टर्नओवर का अपन को क्राइटेरिया गिवन है लॉ में, तो अपन वही लिखेंगे यहाँ पर। वो पूछा तो वही लिखेंगे ना कि विच कंपनी इज क्वालिफाई, तो ये वाली कंपनी क्वालिफाई होती है, ये लिखना है अपन को सेक्शन नंबर के साथ। ठीक है, फिर डू यू थिंक बी प्राइवेट लिमिटेड फुलफिल एनी और ऑल कंडीशन एप्लीकेबल टू प्रोविजंस अंडर सेक्शन 135(1)। तो गाइस देखो कितना कमा रही है, हमको क्या चाहिए, पहले नेटवर्क देखते हैं। ठीक है, नेटवर्क कितना 500 करोड़, हमारी कंपनी के पास कितना है 150 और 125 कम है, नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, नेक्स्ट टर्नओवर है 190 और 250 नॉट। ये कितना है 5.5 और 4.5 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट है, बाकी कुछ भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है इसमें। तो गाइस इसमें 3 कंडीशन दी रहती, तो आपको पूछ रहा है एनी या ऑल, तो आप लिखना कि यस एनी में से नेट प्रॉफिट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, बाकी अदर जो कंडीशंस है नेट वर्थ एंड टर्नओवर वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, आपको ये लिख के आना है। ठीक है गाइस, इज दैट क्लियर। आगे B Private Limited is newly registered company and the board member are opinion that the company is not even 7 year old and like a startup company do not qualify the relevant provisions of Companies Act. What is your opinion? गाइस आपको लिखना है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका 7 साल कंप्लीट हुआ, 10 साल कंप्लीट हुआ, 1 साल कंप्लीट हुआ, आप न्यू हो ओल्ड हो, अगर आपका ये जो हम लोग पढ़े हैं ये वाला कंडीशंस फुलफिल हो रहा है तो यू हैव टू कंप्लाई विथ CSR, अदरवाइज नॉट। ठीक है, ये वाला जो इसमें जो लॉ दिया हुआ है ऐसा एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा कंपनी होगा, वैसा कंपनी होगा, वैसा कंपनी होगा तो वो CSR नहीं करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। तो हम भी लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू जो लॉ है उसके हिसाब से अगर आपकी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है तो यू हैव टू, अदरवाइज यू हैव नॉट। ठीक है, इन ओपिनियन हाउ मच इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन CSR एज पर कंपनीज एक्ट।
बाय बी लिमिटेड दिखा तो गाइज इसमें आपको 0 लिखना है, बिकॉज बी लिमिटेड हैवेंट कंप्लीटेड एनी कंडीशंस, ठीक है। अगर कंपनीज एक्ट का पूछेगा तो आपको ये कंडीशन लिखना है कि 2% ऑफ पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट का लेते हैं अपन, 2% लेना है पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट के हिसाब से ये प्रोविजन लिखना है आपको। बट जो बी लिमिटेड है उसको स्पेंड 0 करना है, बिकॉज उसने कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। हमने पूरा एमटीपी का डिस्कशन अच्छे से किया गाइज। अगर कोई केस स्टडी मैंने खुद से सॉल्व किया है, तो अगर आपको लग रहा होगा कि मैम इसमें कुछ पॉइंट में ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वी ऑल आर लर्नर, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन गाइज, क्योंकि यूट्यूब में पहली बार आ रहा है एमटीपी का सोल्यूशन जून 22 के लिए। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर लॉन्चिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो एक्साइटेड फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। तो लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच guys for supporting and thank you so much for watching this video. Bye bye guys.